Today we are going to start chapter 13, Sound. Sound is produced by vibration. Sound plays an important role in our lives. It helps in communicating with each other. Without sound तो communication possible ही नहीं है. Some sounds are mild, some are loud, some are pleasant and some are unpleasant. कुछ तो हमारी sounds हल्की होती है, mild होती है, कुछ loud होती है, कुछ अच्छी होती है, pleasant लगती है हमारे कानों को और कुछ अच्छी नहीं लगती. That is unpleasant. You know that someone is coming just by hearing the footstep. आपको पता है आप कोई आ रहा हो तो आपको उसके फुटस्टेप सुन जाते हैं. When a cooker whistle blows, you come to know that food is being cooked. जब विसल आपकी ब्लो करती है, सीटी बजती है कुकर में, तो आप समझ जाते हैं कि फूड बनने वाला है. और when the door bell rings, तो आपको पता चल जाता है, जब डोर बेल बजती है तो आपको पता चलता है कि कोई आ गया, someone has come. We hear sound of bird, animal, car, vehicles, crackers, etc. most of the time. तो ये सारे साउंड हम most of the time सुनते रहते हैं. अब यहाँ इन्होंने एक एक्टिविटी दी है कि 10 साउंड्स आप लिस्ट बनाओ जो आप आपके सराउंडिंग में रेगुलरली सुनते आए हो. बहुत कॉमनली जो आप साउंड सुनते आए हो उनकी लिस्ट बनाओ. अब डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट साउंड होती है. यहाँ एक एक्टिविटी है, आपने शायद किया भी हो ये पहले, कि रबड़ बैंड को आप स्ट्रेच करो और फिर उसको मिडिल में से या कहीं से भी फिंगर से उसको अगर आप हिलाओ तो एक वाइब्रेटिंग साउंड आती है हमारी. जितना आप उस रबड़ को स्ट्रेच करेंगे उतनी ज़्यादा वो वाइब्रेट करेगी. आप उसको लूज छोड़ देंगे तो वो फिर वाइब्रेट करना बंद कर देगी. We distinguish one sound from another and many more things in this chapter. इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि different things different sound produce करती है, उनके बीच में किस तरह का डिफ्रेंसिएशन है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे इन्होंने कहा रबड़ का जो एग्जाम्पल एक्टिविटी में लिया है, when the tightly stretched rubber band is plucked, जब स्ट्रेच करने के बाद रबड़ बैंड को आप फिंगर से प्लग करोगे, it vibrates and produce sound, ये वाइब्रेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा. The sound becomes louder when you stretch the rubber more. जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करोगे रबर को उतना ही आपकी साउंड लाउडर हो जाएगी. The sound is not produced when the stop vibrating. जब आप उसको स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो वो वाइब्रेट भी नहीं करेगी. टेक अ रूलर एंड होल्ड. अब यहाँ एक रूलर है, उसको आप वन एंड से होल्ड कर लो, पकड़ लो, और दूसरे एंड से उसको किसी सरफेस पे उसको अगर आप ऐसे स्ट्रक करोगे तो वो भी एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, एक वाइब्रेशन भी होगी. ठीक है, अब हम देखेंगे कि वाइब्रेशन क्या होती है. वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का इधर उधर या आगे पीछे का जो मोशन होता है वो हमारा वाइब्रेशन क्रिएट करता है. दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. टेक स्टेनलेस स्टील. अब इसके लिए एक एक्टिविटी बताई है कि एक स्टेनलेस स्टील का आप ग्लास ले लो और उसको वाटर से फिल कर लो और एक स्पून ले लो मेटल की और उसको ग्लास के रिम पर, मतलब जो किनारे हैं उन पर आप अगर उसको मेटल की जो स्पून है उससे आप अगर मारोगे उसके किनारे पर आपको कोई साउंड सुनाई आएगी. आप देखो, उसको ऑब्जर्व करो, वाटर भी हिलेगा. तो इसमें दिखा रहे हैं कि वाइब्रेशन भी क्रिएट आ रही है और साउंड भी. ठीक है, अब पानी हिल रहा है, दैट मीन्स वाइब्रेशन भी चल रही है और साउंड तो आपको सुनाई आ ही रही है, साउंड भी चल रही है, दोनों चीजें. दीज एक्टिविटीज शोज दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड. वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वाइब्रेशन आपको पानी में दिखी गई होगी, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड भी कर रहा है, साउंड भी आपको सुन गई है, और वाइब्रेशन और साउंड दोनों चीजें एक साथ हो रही है. ठीक है, at times the vibrations cannot be seen because their amplitude is very small. वाइब्रेशन आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन पानी आपको हिलता हुआ दिखाई देगा, उसमें आपको पता चल जाएगी. बट दे कैन बी फेल्ट, वो फील की जा सकती है. वी कैन thus conclude that all vibrating objects produce sound. जितने भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट क्रिएट करते हैं वो साउंड भी क्रिएट करते हैं. अब यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया है आपको. हमें बॉल्स लेने हैं या ग्लास ले लो और उनको पानी से भर लो. टेक 8 बॉल्स और टम्बलर्स. या ग्लास ले लो या बॉल्स ले लो और उसको पानी से भर लो. विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वाटर, कम फिर उससे ज़्यादा ऐसे लेवल इंक्रीज करते जाओ और वो बहुत हल्का सा इंक्रीज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं. और फिर आप एक पेंसिल या फिर कोई चीज़ ऐसी ले लो जिससे उसको हम मतलब धीरे धीरे उसको वन से दूसरे पर ऐसे उसको चलाते जाएं तो वहाँ पर आपको एक साउंड सुनाई आएगी जो आपको जल तरंग की साउंड सुनाई आ जाएगी वहाँ पर.
अब यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस ह्यूमन बीइंग में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो ह्यूमन बीइंग में एक बॉक्स होता है नेक में हमारे, जिसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स भी कहते हैं इसी चीज़ को। तो ये आपको दिखाया गया है कहाँ पर ये सिचुएटेड होता है, नेक में। और इट इज सिचुएटेड इन द नेक एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप जो होता है, सांस वाली जो नली होती है, उसके ऊपर वाले एंड पर होता है ये। इफ यू प्लेस योर फिंगर टिप्स टू द थ्रोट यू विल फाइंड हार्ड बम्प। अगर आप अपनी फिंगर को अपने नेक पर रखोगे तो आपको कुछ हार्ड फील होता है। वो जो हार्डनेस आपको फील होती है, या आप कुछ सटकते हो, कुछ स्वेलो करते हो, कुछ निगलते हो, तो भी कुछ आपको ऊपर नीचे होता हुआ लगता है, तो वही आपका वॉइस बॉक्स है। थोड़ा सा मोटा सा आपका हुआ रहता है ना गले में, यहाँ पर हार्ड सी चीज, वो आपका वॉइस बॉक्स है। द साउंड प्रोड्यूस्ड इज कंट्रोल्ड बाय वोकल कॉर्ड। जो साउंड आपके वॉइस बॉक्स में से आती है वो वोकल कॉर्ड के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। दे आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स in such a way that they leave a narrow slit between them for passage of the air। ये जो वोकल कॉर्ड है ये आपके वॉइस बॉक्स के अंदर ही होती है, और इस तरह से होती है कि उसके अंदर थोड़ी स्पेस होता है, नैरो स्लिट होती है, स्पेस होता है ताकि एयर पास हो पाए। मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द वोकल कॉर्ड्स लूज और टाइट। जो मसल्स होती हैं वो इस तरह से होती है कि वोकल कॉर्ड को लूज और टाइट छोड़ सके अपने हिसाब से। हमारे जो मसल्स इतना फ्लेक्सिबल छोड़ देती है वोकल कॉर्ड को कि वो लूज टाइट रह सके। व्हेन एयर फ्रॉम योर लंग्स इज फोर्स्ड आउट थ्रू द स्लिट, जब वो जो स्लिट है, जो स्पेस है वोकल कॉर्ड में, अगर उसमें से जब एयर आती है, द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। तो आपकी वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है जिससे साउंड आती है। द क्वालिटी ऑफ वॉइस वेरीड डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मसल्स आर टाइट एंड थिन और लूज और थिक। जो क्वालिटी है वॉइस, किसी की भारी आवाज है, मोटी आवाज है, किसी की पतली है, वो सारी इस पर डिपेंड करती है। साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेट करने के लिए, चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है। तो ये चीज़ आपको एक प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं एक्टिविटी के थ्रू कि आप एक स्केल ले लो, आपका फ्रेंड दूसरे एक एंड उसका अपने कान के नीचे लगाइए आप, और दूसरा एंड पर आपका कोई फ्रेंड जो है उस पर हल्के से स्पून को मारेगा, तो वो आपके कानों में अच्छे से सुनाई देगी वो साउंड। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि साउंड जो है हमारी सॉलिड मीडियम में प्रोपेगेट कर लेती है। मतलब साउंड सॉलिड जो मटेरियल है उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। अब पानी में भी आप ये एक्टिविटी देख सकते हैं। तो इस टेक आप टब ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए। शेक द बेल इनसाइड द रिंग टेकिंग केयर द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द टब। टब को आप नहीं टच करेंगे, और वो जो रिंग आप बजाओगे वो पानी के अंदर ऐसे उसको रिंग करना है बेल को कि वो टब को ना टच करे। और तब आप सुनो बेल की साउंड, तो आप देखोगे कि हाँ, आपको बेल की साउंड पानी में से भी सुनाई आ रही है। इसका मतलब साउंड जो है वाटर में भी प्रोपेगेट करती है। यहाँ एक और एक्टिविटी दी है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो साउंड है वो एयर में भी प्रोपेगेट करती है। पिछली दो एक्टिविटीज में बताया गया कि सॉलिड में भी साउंड सुनाई आती है, प्रोपेगेट करती है, लिक्विड में भी करती है। अब यहाँ पता चल रहा है कि एयर में भी करती है। टेक अ क्लीन ड्राई ग्लास टम्बलर। एक ग्लास का आप ग्लास ले लो शीशे का, और प्लेस सेल फोन रख दो इसके अंदर। आस्क समवन टू कॉल ऑन द फोन। आप किसी से कहो कि फोन करे आपको। लिसन द रिंग केयरफुली। आप रिंग सुनो उसकी, आपको सुनाई आएगी अच्छे से। सराउंड द ड्रीम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स। अब जो है अपने हैंड से उसको सराउंड करो, चारों तरफ से बंद कर लो। पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन द हैंड्स। अब जो थोड़ा सा स्पेस बचा है उसमें अपना माउथ को पुट करो, अपने लिप्स वहां पर रखो। आस्क योर फ्रेंड टू कॉल यू ऑन द सेल फोन अगेन। आप फिर से कहो फ्रेंड से कि वो आपको कॉल करे। लिसन। अब रिंग सुनो। रिंग अभी भी सुनाई आ रही होगी, इतना कुछ करने के बाद भी, उसका माउथ कवर करने के बाद भी, अपने माउथ को उस पे बचे हुए स्पेस पे लगाने के बाद भी आपको रिंग सुनाई आ रही होगी। वाइल यू सक एयर फ्रॉम द ग्लास टम्बलर इज इट डिफरेंट इन द वॉल्यूम। अच्छा, अब यहाँ पर अपने मुंह से, जो आपने मुंह लगाया ना बचे हुए स्पेस में, उससे सारे एयर को सक कर लो, खींच लो। तब आप देखो क्या साउंड में क्या डिफरेंस आया। आपने सारी एयर निकालने की कोशिश की है इस ग्लास के अंदर से। पहले जब आप सुन रहे थे तो अब एयर थी इसके अंदर आसपास, तो आपको कैसी इसकी वॉइस आ रही थी, साउंड आ रही थी।
फिर आप इसको सारी एयर निकाल लो, अंदर की तरफ खींच लो और देखो कैसी आवाज आ रही है आपको, क्योंकि बिना एयर को कुछ भी मीडियम नहीं बचेगा इसके पास। तो आपको साउंड या तो हल्की फुल्की एयर बचेगी तो हल्की सी साउंड आ जाएगी, वरना बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगी। दैट मीन्स जो आपकी साउंड है वो सॉलिड में प्रोपेगेट कर सकती है, लिक्विड में कर सकती है, एयर में कर सकती है, बट वैक्यूम में नहीं कर सकती। जो स्पेस जहां पर एयर ना हो वो हमारा कहलाता है वैक्यूम स्पेस। ग्लास के अंदर जो माउथ लगाकर सारे एयर बच्चे ने खींच ली है, उसका मतलब उसके अंदर एयर नहीं बची है, वहां वैक्यूम हो गया है। और वैक्यूम स्पेस में आपको साउंड नहीं सुनाई आएगी, क्योंकि साउंड को चाहिए मीडियम चलने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए साउंड को मीडियम चाहिए, जो कि खत्म कर दिया गया है। साउंड बिकम्स फेंटर एज यू सक एयर। तो साउंड आपको बहुत ही कम सुनाई देगी, फेंट हो जाएगी, क्योंकि आपने एयर उसमें से निकाल ली है। यू विल नॉट हियर एनी साउंड इफ द एयर इज इन द टम्बलर कुड बी। अगर सारी एयर निकाली जाए इस ग्लास के अंदर से तो आपको कुछ भी साउंड नहीं सुनाई आएगी। यही चीज बताई गई यहाँ पर। अब यहाँ एक एक्टिविटी है कि आप ऐसे दो कैन ले लो टिन के और उसको एक थिन थ्रेड से बांध लो और फिर आप आवाज सुनने की कोशिश करो तो वो भी सुन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या मीडियम है, आपके पास एक थ्रेड है। इससे आवाज आपकी साउंड प्रोपेगेट होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। दैट मीन्स यू नीड अ मीडियम टू प्रोपेगेट साउंड। यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकता है। वैक्यूम ऐसा स्पेस जहां पर एयर भी ना हो, वाटर सॉलिड कुछ भी ना हो। और आपका साउंड को चलने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो मेटल, वुड, स्ट्रिंग, ग्लास, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो, बट एक मीडियम होना चाहिए। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड वाइल विच इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। अब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो साउंड क्रिएट करते हैं वो हमारा जो सारे ही डायरेक्शंस में इक्वली जाता है। अब ये हमारे ईयर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है कि हमारा जो आउटर ईयर है वो फनल की शेप का है। फिर यहाँ पर एक आपका ट्यूब है, फिर आपका ईयर ड्रम है। जब आप कुछ भी आपको बाहर से सुनाई आता है तो ईयर ड्रम आपका हिलता है, जिससे कि साउंड अंदर आपके इनर ईयर पर जाती है। ये आपका मिडिल ईयर है। तो इसका स्ट्रक्चर ऑडिटरी नर्व्स है जो ब्रेन से जुड़ी होती है। ये सारा स्ट्रक्चर आपको देखना है इसका। यहाँ पर अब ये जो ड्रम कैसे काम करता है, ईयर ड्रम कैसे काम करता है, उसके लिए एक एक्टिविटी बताई गई है। अब यहाँ ईयर ड्रम की फंक्शनिंग समझने के लिए एक मॉडल बना रहे हैं ये। लेट अस मेक अ प्लास्टिक कैन मॉडल ऑफ एन ईयर ड्रम। टेक अ प्लास्टिक और कैन मतलब आप टिन या प्लास्टिक की कैन ले लो, कट बोथ एंड, इसके दोनों एंड को कट कर लो दोनों तरफ से। स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बैलून। अब बैलून लो, उसको स्ट्रेच करो और उसके एक एंड पर बांध दो एंड होल्ड इट इन प्लेस विद अ रबर बैंड। रबर बैंड से उसको अच्छे से बांध दो। प्लेस 3-4 ग्रेन ऑफ राइस। आप उसमें आप 4-5 दाने डाल दो राइस के। स्पीक थ्रू द अदर एंड। दूसरे एंड से आप बोलना शुरू करो जहां पर आपने खाली छोड़ा है, रबर बैलून नहीं लगाया है। वो अब क्या होता है, आपको ग्रेन जो है आपके जंप करना शुरू कर देते हैं। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट विच वाइब्रेट व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक। अब ये वही सेम चीज है, वो भी रबर की तरह है। आपका ईयर ड्रम जो है वो भी वाइब्रेट करता है जब उस पर जाकर साउंड टकराती है एंड ट्रांसमिटेड टू द मिडिल ईयर तक वो उसको पहुंचा देता है। फिर ठीक है, यहाँ से आपका ईयर ड्रम उसको कहाँ पहुंचाता है, मिडिल ईयर पर पहुंचा देता है, जो भी उसे वाइब्रेशन मिलती है। द मिडिल ईयर हैज 3 बोन्स विच मूव व्हेन द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स। अब उसमें भी 3 बोन होती है मिडिल ईयर में। जब ये ईयर ड्रम जो हमें वाइब्रेट करता है तो वो 3 उसमें क्या होती है, बोन्स होती है, वो भी क्या करती है, हमारी वाइब्रेट करती है। दे मैग्नीफाई द फोर्स एंड वाइब्रेशन एंड ट्रांसमिट इट टू द इनर ईयर। अब वो उसको मैग्नीफाई करता है और वहां उसको कहाँ भेज देता है, ट्रांसमिट कर देता है इनर ईयर पर। फ्रॉम हियर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। यहाँ से ही हमारे सिग्नल सारे ब्रेन पर जाते हैं। दिस इज हाउ वी हियर। इस तरह से हमें सुनाई आता है। नोट, यहाँ पर आप ईयर की कैसे कैसे देखभाल करनी चाहिए, शार्प चीजें नहीं डालनी चाहिए ईयर में, वो सारा कुछ बताया गया है। इससे आपका ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है, क्योंकि ईयर ड्रम मेन पार्ट है, उसी से ही सारी फंक्शनिंग है। तो और वो बहुत ही बिल्कुल एक झिल्ली की तरह होता है, तो इजीली फट जाता है। तो आपको शार्प चीजें ईयर में नहीं डालनी है अपने। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अभी अलग अलग टर्म्स है जो हम समझेंगे साउंड में, इनका डेफिनेशन आएंगी इनकी।
यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस टू एंड प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेशन मोशन। जो आपका टू एंड फ्रो आगे इधर उधर या आगे पीछे जो आपका मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो आपका कहलाता है ऑसिलेशन मोशन। ऑसिलेशन मोशन ही आपका वाइब्रेशन कहलाता है। ठीक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हुए हैं, कितने टू एंड फ्रो और बैक एंड वर्ड टू एंड फ्रो मोशन हुए हैं, वो आपका कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्स। इसको हर्ट्स में नापा जाता है। इफ एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन इन वन सेकेंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्स कहलाती है। 15 हर्ट्स करेगा तो इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, कितने ऑसिलेशंस होंगे, 15 होंगे। The frequency and the amplitude are two important properties of sound that determine the two main characteristics। अब आपकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ऐसी दो प्रॉपर्टीज है हर साउंड की जिससे उस साउंड की पिच और लाउडनेस का पता चलता है। ठीक है। तो पिच हमारी होती है किसी आवाज की शार्पनेस जो होती है, श्रिल जो होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है पिच। वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड यूजिंग। अब इन दो चीजों से ही हम डिफरेंट टाइप के साउंड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। और लाउडनेस और पिच के बारे में पढ़ेंगे। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग साउंड डिटरमाइंस हाउ लाउड द साउंड इज। जो एम्पलीट्यूड है उससे पता चलता है साउंड कितनी लाउड है। हायर द एम्पलीट्यूड लाउडर द वॉइस। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही वॉइस हमारी तेज होगी, लाउड होगी। डिस्टेंस कवर्ड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। किसी भी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है किसके द्वारा, किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल के द्वारा, वो आपका कहलाता है एम्पलीट्यूड। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आपके एम्पलीट्यूड के, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब जितना आपका लाउडनेस होगी उतना ही आपका ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। यू मस्ट हैव सीन दैट एज यू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड द साउंड बिकम्स वीकर। अब जितना आप साउंड कहीं से आ रही है, जितना आप उससे दूरी बनाएंगे उतना ही वो साउंड वीक होती चल जाएगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज। जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड आपकी लाउड होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड आपकी कम होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके। लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस इन डेसिबल। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। और ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी को किससे मेजर करते हैं, हर्ट्ज से। तो इनकी ये मेजरिंग यूनिट्स है, ये भी याद रखनी है। द साउंड अबव 80 डेसिबल इज नॉट प्लीजेंट। जो 80 डेसिबल से ऊपर जो साउंड होती है वो आपकी कानों के लिए अच्छी नहीं होती, प्लीजेंट नहीं होती है। मतलब फिर वो शोर में आ जाता है, साउंड में नहीं आता। अब रिसलिंग ऑफ लीव्स की जो आवाज होती है वो 10 डेसिबल बहुत कम है। ठीक है। हैवी ट्रैफिक की इतनी होती है। और एयरक्राफ्ट इंजन की आपकी इतनी डेसिबल होती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हम बातें करते हैं 60 डेसिबल होती है। तो ये आप सारा देख लेना ध्यान से। अब यहाँ पर आपको बताया गया पिच के बारे में। किसी भी वॉइस, कोई भी आवाज की जो श्रिलनेस होती है, शार्पनेस होती है, वो आपकी पिच कहलाती है। आपने देखा होगा गर्ल्स की वॉइस ज्यादा शार्प होती है, दैट इज बिकॉज द पिच ऑफ गर्ल्स वॉइस इज मोर देन द वॉइस। इट इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन किया जाता है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाई। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, द साउंड इज श्रिल एंड हैज अ हायर पिच। फ्रीक्वेंसी हाई है तो साउंड आपकी श्रिल होगी, शार्प होगी और उसकी पिच भी हायर होगी। लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड लोअर द इट्स पिच। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना ही उसकी पिच कम होगी। गर्ल्स जनरली हैव अ हायर पिच्ड वॉइस एंड मैन लो पिच्ड वॉइस। A low-pitched voice produces a deep tone. A drum vibrates with low frequency, whereas a whistle has a higher frequency. Whistle जो है आपकी सीटी जो है उसकी श्रिलनेस ज्यादा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी इसलिए ज्यादा होगी। ड्रम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए उसकी श्रिलनेस कम होगी। और whistle प्रोड्यूस अ साउंड हायर पिच की होती है whistle की, इसलिए बहुत शार्प होती है। अब ऑडिबल एंड नॉन ऑडिबल साउंड कौन से होते हैं। ऑडिबल जो हम सुन सके, इनऑडिबल जो हम नहीं सुन सके। तो यहाँ पर बताया है कि कौन सी साउंड है जो हम नहीं सुन सकते। लेस देन 20 हर्ट्ज ये हमारे सबसोनिक साउंड है, और 20 to 50 सोनिक साउंड है,
और अबव 20,000 हर्ट्स हमारी अल्ट्रासोनिक साउंड है। डॉग्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड्स, डॉग्स सुन सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स को। ह्यूमन कैन नॉट हियर मैनी साउंड्स ऑफ एनिमल बिकॉज दे आर आउटसाइड ओवर ऑडिबल रेंज। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितनी हमारी रेंज है, हम कहाँ तक सुन सकते हैं। हमारे लिए है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। दिस ये इतना इसकी रेंज है पूरी। दिस इज ऑडिबल रेंज। वी कैन नॉट हियर साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स। 20 हर्ट्स हम नहीं सुन सकते, लेस देन 20 हर्ट्स ये डॉग्स वगैरह सुन सकते हैं। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल, ये इनऑडिबल है हमारे लिए, हम नहीं सुन पाते इनको। साउंड हैविंग फ्रिक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्स आर ऑल्सो इनऑडिबल, इससे ज़्यादा वाली होती है वो भी इनऑडिबल होती है। नॉइस एंड म्यूजिक, अब नॉइस और म्यूजिक के बारे में पढ़े। साउंड विच इज़ प्लीजिंग टू आवर ईयर, जो हमारे कानों के लिए, ईयर के लिए प्लीजिंग है, सुहानी है, अच्छी है, वो म्यूजिकल साउंड है। साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक हारमोनियम, पियानो, फ्लूट, ये सब जो होते हैं उससे हमें प्लीजेंट साउंड आती है। अनप्लीजेंट साउंड जो है वो नॉइस कहलाती है, बहुत जोर जोर से जो होती है वो नॉइस कहलाती है। इट इज जनरली अबव 80 डेसिबल, 80 डेसिबल से ऊपर की जितनी भी आवाजें हैं वो हमारी क्या कहलाती है, नॉइस। एग्जाम्पल, ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स, मशीन इन फैक्ट्रीज, इन सब की जो होती है वो नॉइस होती है, वो कोई प्लीजेंट नहीं होती। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइन टू प्रोड्यूस प्लीजेंट साउंड्स, इनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि प्लीजेंट साउंड दे। और इसके 3 टाइप्स है। स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गिटार हो गया, जैसे वायलिन वगैरह हो गया, तो ये स्ट्रिंग को वाइब्रेट, स्ट्रिंग को हिलाने से निकलती है साउंड इसमें से। विंड इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे जिनमें एयर हम फूंक मारेंगे तो उसके अंदर से आवाज आएगी, जैसे फ्लूट है हमारी। ये सब हमारे हो गए उन वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर, एयर जो अंदर जाएगी तो उसमें जो वाइब्रेशन होगी वो हमारे विंड इंस्ट्रूमेंट हो गए। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे ड्रम है, ढोलक है, ये सब इनके ऊपर एक हमारी स्ट्रेच करके मेम्ब्रेन लगा दी जाती है, जिसको हम जब बजाते हैं तो उसमें से आवाज आती है, वो हमारे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हो गए। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, जस्ट लाइक एयर एंड वाटर नॉइस पोल्यूशन भी होता है, हार्मफुल होता है। मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन हमारे व्हीकल हो गए, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स हम जो जलाते हैं, मशीन, टीवी, रेडियो, इन सब से हमारे लाउड वॉइस में जब हम चलाते हैं तो वो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर एयर। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लाउड नॉइस कैन मेक टेम्परेरी और परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ द हियरिंग। अब आपका बहुत लंबे समय तक लाउड वॉइस के बीच में रहना आपको टेम्परेरी या परमानेंट आपकी लॉस ऑफ हियरिंग हो सकती है, आपको सुनना कम या बंद हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप, नींद कब आएगी, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ये सारी बीमारियां हो सकती है। सम अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है ड्यू टू नॉइस पोल्यूशन। हाउ टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन, अब नॉइस पोल्यूशन को कैसे लिमिट करना है, कैसे रोकना है। नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। अब रेजिडेंशियल एरिया से हमारी जो इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, स्पेशली जिनमें नॉइस हमारी बहुत प्रोड्यूस होती है, उनको दूर रखना चाहिए। डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक, अवॉइड यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यूज हॉर्न मिनिमली, इंस्टॉलेशन ऑफ साइलेंसिंग व्हील्स। अब ये सारा कुछ आपको मेजर्स लेने हैं टू लिमिट द नॉइस पोल्यूशन, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट्स इट फॉर टुडे।